इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र 2023 का हल सहित बताएंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर आपके रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा ही भेजा गया है। और साथ में आपको बता दें, इसमें आपको जो अथवा वाले प्रश्न दिए गए हैं उसका भी आपको याद करना है। तो अथवा का भी उत्तर हमने इस वीडियो में बताया है और सारा आपको अच्छे से बताया है, तो आपको याद हो जाएगा। बस इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देख लेना है। वीडियो को 2 से 3 बार देखा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत देनी नहीं है, यहाँ का यहीं याद हो जाएगा। एक बार बस पूरी वीडियो को देखो तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मुझे याद हो गया। 2 बार देखोगे तो कंफर्म हो जाएगा, 3 बार देखोगे तो फिर भूलोगे भी नहीं और बोर्ड में करके भी आ जाओगे। 80 में से 80 लाने का सपना है तो इतना तो आपको करना होगा। और भी मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे, अभी हम ये वाला मॉडल पेपर देख लेते हैं। तो देखें आप, खंड अ आपको दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न उसमें मिलेंगे, 12 बहुविकल्पी रहेंगे। तो 12 में से पहला बहुविकल्पी आपको दे रखा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? याद है तो बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो भी अच्छा है, तो क्योंकि अभी याद कर लो आप। तो देखें, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931। याद रखें, 5 मार्च 1931। तो ये आपको याद रखनी है डेट कि इस दिन क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। तो अब की बार कभी भी आ जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। दूसरा प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है, महात्मा गांधी। आप सबको पता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज। कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज। ठीक है ना, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। तीसरा देखें, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। आर्थिक मंदी आई थी और विश्वव्यापी आई थी, यानी विश्व में आई थी पूरे। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। याद रखें, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हो गई थी। आगे देखें आप, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र आप सबको याद रखना है, जमशेदपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में। भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में हुआ। आप देखें कि मैं आपको 2 से 3 बार बोलकर बता रहा हूँ ताकि आपको सारा ये फैक्ट याद भी होता चले। अगर आपको याद नहीं है तो याद हो जाएगा, और याद है तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं, और एक बार भी देखेंगे तो भी हमने 2-3 बार तो रिपीट कर दिया है। आगे देखें आप, बंगाल जो गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? एक पत्रिका थी बंगाल गजट, उसका संपादन किसने किया था? ठीक है, उससे प्रिंट किसने करवाया था? तो उसका संपादन करने वाले कौन थे? तो उसका संपादन करने वाले थे जेम्स ऑक्सटन हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑक्सटन हिक्की। आपको खाली हिक्की भी पूछ सकता है, लास्ट में आपको हिक्की लिख के दे दे तो आपको याद रखना है, खाली हिक्की आ गया तो भी हिक्की ने ही लिखा था, और पूरा नाम आ जाए तो आपको पूरा चुनना है। ठीक है ना। आगे देखें आप, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुत आसान है, आप सबको पता है, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अनेक दल है इधर, तो बहुदलीय व्यवस्था है। आगे देखें आप, 7वां प्रश्न आपको दे रखा है, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो आप सबको याद होना चाहिए, जन्म पर। किस पर? जन्म पर। जो सामाजिक विभाजन अधिकांश है वो जन्म पर आधारित रहता है। आगे देखें आप, 8वां आपको दे रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उनकी क्या विशेषता होती है? तो उनकी विशेषता ये होती है कि आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। ठीक है, आर्थिक सुधार तो करती है और राजनीतिक जो सत्ता होती है उस पर एकाधिकार यानी खुद का ही अधिकार बनाए रखती है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता होती है, तो ब वाला इसमें सही हो जाएगा। आगे देखें आप, आगे आपको दे रखा है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या हो सकता है? तो आप सबको पता होगा, बहुत इजी है, तो अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा के कारण ही तो उपभोक्ता शोषण होता है, तो उसका मूल कारण अशिक्षा है, शिक्षा की कमी। ठीक है। 10वां देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कर्जा लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको बहुत इजीली आप इसका जवाब दे सकते हैं कि फसल उद्योगों के लिए। ठीक है, किसके लिए? फसल उद्योगों के लिए होती है। फसल उद्योग उगाते हैं उनके लिए होती है, उद्योग लगाने के लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए वो कर्ज ले लेते हैं और फिर वो दब जाते हैं। तो आवश्यकता इसलिए होती है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। 11वां प्रश्न देखें, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से
कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इनमें से किसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग? तो बहुत इजी है ये भी, आप सबने देखा होगा, इसको पढ़ा भी होगा किताब में। तो बॉक्साइट, इसको बॉक्साइट को बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है कौन? एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, गन्ना नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, ऐसा नहीं है, याद रखें बॉक्साइट। ठीक है ना, आगे देखें आप। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो निम्न में से कौन सी है जो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध भी बता रही है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया भी है? ठीक है, संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कौन सी है? तो ये देखें आप, इसमें आपके उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण यानी मतलब विश्व के अंदर जो भी चीजें अपनाई जा रही है उसको हर जगह अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके संबंध भी बता रही है, विभिन्न देशों के बीच में संबंध भी बता रही है। ठीक है, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया भी है। तो वैश्वीकरण इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे और आपको उत्तरमाला दे रखी है, तो ये उत्तरमाला भी आप देख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। वैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, तो लिखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा प्रश्न आपको दिया जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 ही बहुत आसान रहेंगे। तो देखें, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन खाली स्थान के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो देखें, स्वदेशी वस्तुओं के, तो भारतीय निर्माताओं द्वारा जो बनाए गए विज्ञापन थे वो स्वदेशी वस्तुओं के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। आगे देखें, दूसरा आपको दे रखा है, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक खालिस्तान नाम से जाने जाते थे। तो इस नाम से, किस नाम से जाने जाते थे? गिरमिटिया। किस नाम से? गिरमिटिया। याद रखें, भारत से विदेशियों को भेजे जाने वाले श्रमिक, ठीक है, भारत से विदेश में जा रहे हैं श्रमिक काम करने के लिए, तो उनको गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, उस नाम से जाने जाते थे। तीसरा देखें, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, जो धर्म है उसको राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखें आप, चौथा आपको दिख रहा है कि औसत आय को खाली स्थान आय भी कहा जाता है। तो औसत आय को आप सबको पता है कि जो औसत आय होती है उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, किताब में आपने पढ़ा भी होगा, तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। आगे देखें हम, भारत में करेंसी नोट खाली स्थान जारी करता है। तो आप सबको पता है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और आपको एक और चीज बता दें कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो भी कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो नोट को भी जारी करता है। आगे देखें आप, भारत में प्रतिवर्ष खाली स्थान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रतिवर्ष कितनी तारीख को बनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 24 दिसंबर को। याद रखें, भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न आप देखें, 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम आपको लिखने हैं। कि 1880 के जो दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा जो लिखी थी, ठीक है, उच्च जाति की जो नारियां थी उनकी दयनीय दशा, उनके खिलाफ जो होता था, उनको जो कष्ट झेलना पड़ा, उन सब पर जो लिखा है, 2 महिलाओं ने लिखा है। तो वो महाराष्ट्र की 2 महिलाओं का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पिंडिता रमाबाई। याद रखें, महाराष्ट्र में कौन है? ताराबाई शिंदे और पिंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की विशेषता, विधवाओं की शोचनीय दशा के विषय में जोश और रोष पूर्वक लिखा है। ठीक है, जोश और रोष पूर्वक लिखा है। किसने लिखा है? महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ठीक है ना, याद रख सकते हैं आप। आगे देखें, दूसरा आपको दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक युद्ध था। देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसे क्या कहा जा रहा है? पहला आधुनिक युद्ध। कोई एक कारण लिखिए कि आधुनिक युद्ध युद्ध क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक युद्ध क्यों था? कोई एक कारण बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में मशीनों, ठीक है, मशीन गनों का उपयोग,
टैंकों का उपयोग, हवाई जहाजों का, रासायनिक हथियारों का बहुत अधिक उपयोग हुआ। तो इस वजह से क्या हो गया, आधुनिक हो गया, यानी नई तरीके का हो गया युद्ध। ठीक है, आधुनिक युद्ध हो गया। तो इसमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मशीन हो गया, टैंक हो गए, हवाई जहाज हो गए। ठीक है, ऐसे अलग अलग हथियारों का उपयोग किया जा रहा है जो आधुनिक तौर पर किए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको आधुनिक युग युद्ध कहा जाता है। तो अगर ऐसे भी पूछ ले आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर कि पहला आधुनिक युद्ध था, कौन सा था, तो आप सबको बताना होगा प्रथम विश्व युद्ध। उधर ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, प्रथम द्वितीय, तो आपको प्रथम पर टिक करना रहेगा। तो ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप पढ़ें कि आपको सारे प्रश्न मिल जाएं आपके दिमाग में, कि अगर कोई भी कहीं से भी पूछ ले तो आपको याद आ जाए कि अच्छा इसके बीच में भी हमने ये पढ़ा था। तो वो आप थोड़ा सा दिमाग में रखें और क्वेश्चन भी याद रखें तो आपको और इजी रहेगा। आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो आप देखें आदि औद्योगिकरण क्या होता है। तो कारखानों की स्थापना से पहले की औद्योगिक अवस्था को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। ठीक है, जो कारखाने अभी तो देखिए जैसे कारखाने बनाए जाते हैं, कारखाने की स्थापना होती है, उसके बाद उसको औद्योगिकरण किया जाता है। तो उसकी स्थापना से पहले जो औद्योगिक अवस्था होती थी उसको आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। आगे देखें, जूट का क्या उपयोग है। जूट का क्या उपयोग है आप सबको पता है, बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे व अन्य दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जूट जो होता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, तंतु बनाने में, धागे बनाने में, गलीचे बनाने में और अन्य दस्तकारी वस्तुएं बनाने में करते हैं हम। आगे देखें आप, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताएं। आपके अनुसार बताना है तो आप कुछ भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किताब के अनुसार ही लिखें। तो देखें आप, बाढ़, जो बांध होते हैं, बांध बना दिया जाए तो बाढ़ रोका जा सकता है। ठीक है, अगर हम क्या बना दें, बांध बना दें, तो बाढ़ रुक जाएगी। ठीक है, आगे देखें, व्यापार किसे कहते हैं। अच्छा सवाल है, व्यापार किसे कहते हैं। तो लोगों और राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। ठीक है, व्यापार क्या होता है, लोगों के बीच एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी आदान प्रदान कर रहा है, ये इसको ये सामान दे रहा है, ये इसको ये सामान दे रहा है, तो उसको ही हम व्यापार कहेंगे। ऐसे ही देशों के बीच, ठीक है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। एक देश जब किसी और देश से व्यापार करता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह देते हैं। इजी है। ठीक है, आगे देखें, क्षेत्रीय दल क्या है। तो क्षेत्रीय दल क्या है, वह दल जिसका जन्म किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य में होता है तथा वे क्षेत्र के निवासियों के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। क्षेत्रीय दल क्या है, तो वे दल जिनका जन्म किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य में होता है। ठीक है, ऐसा दल जिसका हम, वो दल कब कहाँ पे बनाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में बनाते हैं या किसी राज्य में होता है, वे उस क्षेत्र के निवासियों के लिए कार्य करते हैं, उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र में कोई दल बनाया गया। ठीक है, जैसे ये एक क्षेत्र है समझे। ठीक है, ये एक क्षेत्र है विशेष, इसके अंदर कोई हमने दल बना दिया, एक गठन कर दिया किसी दल का, और वो उधर के निवासियों की मदद कर रहा है, उनके कार्यों में सहायता पहुंचा रहा है। ठीक है, निवासियों की ये कार्य कर रहा है तो उसको हम क्षेत्रीय दल कह देंगे। ठीक है ना, आगे देखें, लोकतंत्र के कोई दो लाभ बताइए। अरे लोकतंत्र के तो कई लाभ होते हैं, हमारा देश ही लोकतांत्रिक देश है, तो आपको ये तो आता ही होगा। तो देखें, हम दो लाभ आपको बता देते हैं। लोकतंत्र देश के सभी लोगों के मध्य समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये किसको बढ़ावा देता है, समानता को। दूसरा देखें, लोकतंत्र गलतियों को सुधारने की गुंजाइश देता है, कि आपने अगर किसी नेता को चुन लिया और वो गलत चुन लिया तो आप उसको दोबारा नहीं चुनेंगे। आप को लोकतांत्रिक देश है, हम नेताओं को चुन सकते हैं तो दोबारा हम किसी और को चुन लेंगे अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो। आगे देखें, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियां लिखें। ठीक है, दो लाभ आपने बता दिए। अब लोकतंत्र की दो चुनौतियां क्या हो सकती है, तो दो चुनौतियां हो सकती है, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र का विस्तार करने की एक चुनौती है बहुत बड़ी, कि लोकतंत्र का विस्तार कैसे हो। लोकतंत्र को मजबूत करने की भी एक चुनौती है, कि लोकतंत्र का विस्तार भी हो और लोकतंत्र क्या हो, मजबूत भी हो। लोकतंत्र का विस्तार तो हो ही, साथ में मजबूत भी हो। तो ये दोनों चुनौतियां लोकतंत्र में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, याद हो ही जाना चाहिए इस वीडियो के बाद तो किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखो, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश के भीतर, ठीक है, ये कोई देश है, तो इस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, कि मतलब घरेलू से आपको समझ में आ रहा होगा घर, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो घरेलू उत्पाद देखो, आप यहाँ पे आपने मतलब कुछ भी उगाया और विशेष वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है, उसकी मूल्य क्या थी, उस सेवाओं की मूल्य क्या था, कितना अर्निंग हुई, ये सब को मिलाकर हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखें, तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? आप सबको पता है, आपके इसमें तीन क्षेत्रक बता रखे हैं, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। वैसे तो चतुर्थ और पंचम भी होता है, पर आपके इसमें तीन बता रखे हैं। तो प्रथम क्षेत्रक में आप सबको पता है कि वह क्रियाकलाप आएगी जो प्रथम दर्जे के लोग करते हैं। तो उसमें कृषि, आखेट, आप सबको पता है पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, ये सब आपके प्रथम क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? तो द्वितीय क्रियाकलाप तो और आसान है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? तो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आप देखें कि शिक्षा हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, व्यापारी हो गए, तो ये सब आपके तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, बैंकर। आगे देखें आप, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। तो देखें, तीसरा आपको दे रखा है तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो तृतीय क्षेत्रक हमने जैसे आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक के बारे में बताया, आप तो देखें इधर तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत वे क्रियाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों को विकास में मदद करती है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षा देना, तो शिक्षक भी इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, शिक्षा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, व्यापार भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब आपके तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिखिए। तो ऐसे आप उत्तर देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। आगे देखें, आप 12वां आपको दे रखा है मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम करता है, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो फुल फॉर्म भी आप इसमें लिखें साथ में, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखें, यूएनडीपी। ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपको खंड ब दे रखा है। खंड ब के अंदर आपको लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं, 4 से लेकर आपको 16 तक लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक लघुत्रात्मक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो इसमें भी आप इजीली 2 अंक ले सकते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले आपको दे रखा है रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। साधारणतः रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क व विज्ञान के महिमांडन की आलोचना की, तथा उसके स्थान पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। उनका ये प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुमति तथा एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्रीय का आधार बनाया जाए। तो इसी को क्या कहा जाता था? रूमानीवाद कहा जाता था। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। आगे देखें आप, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो दोनों विश्व युद्ध के मध्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पुनः रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 को, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसे ही ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई थी। ठीक है ना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई थी। और ये कब हुआ था? तो जुलाई, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ? तो जुलाई 1944 में, ठीक है ना, 1944 में, याद रखें। आगे देखिए आप, सुभेग जातियों क्या क्या होती है? कोई दो उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए आप, सुभेग जातियां वे पौधों और प्राणियों की वे जातियां हैं
जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपत्ति प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। तो इसे ही हम सुभेग जातियां कहते हैं। ठीक है, सुभेग जातियां आपको समझ में आ गया। वे जातियां जिनकी लगातार संख्या घट रही है और इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये घटते घटते जो अपनी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। उदाहरण है नीला भेड़, ठीक है, नीला जो नीली भेड़ होती है वो, और एशियाई हाथी। ये दोनों की संख्या दिन पर दिन घट रही है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, सरकार को भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। हम सुझाव दे सकते हैं, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। आगे देखें, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ बताइए। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके दो लाभ। पहला लाभ है बांधों में एकीकृत जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं। दूसरा, परियोजना जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। आगे देखें आप, रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं। हजार बार पूछा हुआ जाने वाला प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। फसल के लिए तो आपके आता ही है। तो रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो रबी की फसल ऐसी फसलें जिसको अक्टूबर से दिसंबर माह तक बोया तथा अप्रैल से जून तक काटा जाता है, रबी की फसल कहलाई जाती है। ठीक है, उगाया कब जाता है। तो दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक में, अक्टूबर से दिसंबर तक में उगाया जाता है और काटा जाता है अप्रैल से जून तक में। तो उसी को हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, गेहूं और जौ। ठीक है, आगे देखें खरीफ की फसल, ऐसी फसलें जो मानसून के आगमन पर बोई तथा सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें, जैसे ज्वार बाजरा आदि। आगे देखें आप, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी आपको अंतर बताना है तो या तो आप इस तरीके से अंतर बता सकते हैं, यहाँ पे स्थानीय व्यापार लिखते हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लिखते हैं। और इस तरीके से अगर आप उत्तर बताएंगे अपनी किताब के अंदर तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, बाकी आपको वैसे बताना है। तो देखें आप, स्थानीय व्यापार जब कच्चे माल, निर्मित वस्तुओं या सेवाओं को आदान प्रदान एक क्षेत्र विशेष अर्थात यथा कस्बों व गांवों के लोगों द्वारा स्थापित रूप से ही किया जाता है उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब कच्चे माल, तैयार तैयार माल, सेवाओं का आदान प्रदान किन्हीं दो देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। आगे देखते हैं, आगे आपको प्रश्न दिया है 10वां, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो 2 नंबर का प्रश्न है, तो हम 2 पॉइंट बताएंगे। दोनों पॉइंट आपको बताने हैं, 2 पॉइंट बता दो आपको नंबर मिल जाएंगे, दो में से दो। तो देखें आप, पहला पॉइंट आपको देना है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। इसलिए राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था से स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा, लोकतंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। इसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है। इस प्रकार सभी समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शामिल शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं जिसकी कार्य कुशलता बनी रहती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 11वां दिया है, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। तो देखें आप, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। इसी से विभिन्न सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों को प्रकट कर सकता है। ठीक है, प्रकट कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक विभाजनों की यह अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र मजबूत करती है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 12वां, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर बताइए। तो दबाव समूह और आंदोलन में क्या अंतर है। तो देखें, कभी भी अंतर बताना है तो हमने अभी आपको बताया, दबाव समूह यहाँ पे लिखेंगे और आंदोलन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। तो इससे टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको पूरे अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, और 2 नंबर में 2 पॉइंट तो दे ही दें। तो देखें आप, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर। दबाव समूह में
संगठन मजबूत होता है, जबकि आंदोलन में संगठन ढीला ढाला होता है। ठीक है, आगे देखें, दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, जबकि आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। दबाव समूह के फैसले आंदोलन के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं। चौथा, दबाव समूह जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर नहीं होती, जबकि आंदोलन होते हैं। ठीक है ना। आगे देखें आप, 13वां प्रश्न आपको दिया है, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको आर्थिक विकास पूछा, तो आर्थिक विकास लिखेंगे आप। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। प्रति व्यक्ति आय फिर आप डालेंगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी आपसे पूछा है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय पूछा है, तो राष्ट्रीय आय भी देखें आप, किसी समयावधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में कुल प्रवाह का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखें आप, खुली बेरोजगारी और प्रश्नन बेरोजगारी में विभेद कीजिए। ठीक है, अंतर बताइए। तो देखिए, खुली बेरोजगारी डालेंगे, यहाँ पे प्रश्नन बेरोजगारी डालेंगे, जैसा हमने आपको बताया। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अंतर्गत एक श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, उसे हम खुली बेरोजगारी कहेंगे। प्रश्नन बेरोजगारी क्या होगी? इसके अंतर्गत श्रमिक काम करता है परंतु यदि उसे इस काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोई कमी नहीं आती, इसे प्रश्नन बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे व्यक्ति काम तो कर रहा है और उसकी जो क्वालिटी है, जो वो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो ना के बराबर कर रहा है, तो उसे कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि उत्पादन में उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह स्थायी प्रकृति का होता है। खुली बेरोजगारी कैसी होगी? स्थायी होगी। उसे नौकरी करना चाह रहा है पर उसे नौकरी मिल नहीं रही है। दूसरा, अस्थायी प्रकृति की होती है, ये प्रश्नन बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। तीसरा, इस प्रकार की बेरोजगारी प्राय देश के औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है और इस प्रकार की बेरोजगारी प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट आप बता देंगे। आगे देखें आप, 15वां प्रश्न आपको दिया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। तो आवश्यकताओं को दोहरा संयोग वस्तुएं विनिमय प्रणाली में देखने को मिलती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तुओं को लेकर उसे ऐच्छिक वस्तु दे दे। उदाहरण के लिए, किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उससे गेहूं लेकर जूते दे दे। ये एक कठिन कार्य है। उसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है। जब किसान के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे जूता निर्माता को ढूंढे जो केवल उसका गेहूं खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको जूते भी बेचे। ठीक है, तो इसलिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ठीक है ना। तो ये आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप देखें, 2 सेकंड। 16वां प्रश्न आपको दिया है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करता है? ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करता है, तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट बताएंगे। पॉइंट देखें आप, उपभोक्ता संगठनों का निर्माण करके, उपभोक्ता अदालतों के शिकायत दर्ज करके, ठीक है, अदालतों में शिकायत दर्ज करके अपनी एकजुटता और प्रदर्शन कैसे करता है, तो ऐसे करता है। तीसरा पॉइंट, बेईमान उत्पादकों, दुकानदारों, व्यापारियों आदि द्वारा किए जाने वाले अनुचित कार्यों के विरुद्ध प्रदर्शन, प्रचार एवं घेराव करके। चौथा, उपभोक्ता संरक्षण समितियों में भागीदारी करके। पांचवा, धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से आवाज उठाकर भी कर सकता है।
इसमें आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है तो इसलिए आप यहाँ पे कम से कम 4 पॉइंट तो लिखते हैं, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। आगे देखते हैं खंड स। खंड स में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देने हैं, उनका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक आपको दीर्घ उत्तरीय वाली दी जाएगी, जिसमें 3-3 अंक प्रत्येक प्रश्न के रहेंगे। तो देखें आप, 17वां प्रश्न आपको दिया है उदारवादी राष्ट्रीयवाद की विशेषता लिखिए। तो उदारवादी राष्ट्रीयवाद की विशेषता क्या हो सकती है? तो पहली होगी राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। दूसरा, ये निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारियों को समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तीसरा, यह उदारवाद मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही देता था। ठीक है। चौथा, उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते हैं। पांचवा, उदारवाद बाजारों की मुक्ति एवं पूंजी व वस्तुओं के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। अगला देखिए प्रश्न आप, अगला प्रश्न आपको दिया है 18वां, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क दीजिए। तो देखें, संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है कि हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। संसाधन किसी भी तरह के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन के पक्ष में 3 तर्क निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले आपने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, उसके बाद अब आप तर्क देंगे। ठीक है, तो देखें आप, पहला तर्क आप देंगे, संसाधन किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज आदि संसाधनों के बिना कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है। दूसरा, संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन, विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु आवश्यक है। तीसरा तर्क आप देंगे, संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योगों आदि के अपने संचार का निर्माण किया है। ठीक है ना। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न आपको 19वां दिया गया है। 19वां प्रश्न आप देखें, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। भारत में जो राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। ठीक है, राजनीति में जाति है और जाति के अंदर राजनीति है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई 3 तर्क दे दिया गया है तो आपको सहमत होना ही होगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो आपको बताना होता कि हाँ मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ, नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, और हूँ तो क्यों हूँ। यहाँ पे 3 तर्क पूछ लिया तो इसका मतलब है कि आपको सहमत तो होना ही होगा। तो देखें आप, हाँ हम इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राजनीति जाति और जाति के अंदर राजनीति है। तो देखें आप, क्यों सहमत है हम। भारत में राजनीति में जाति अर्थात भारतीय राजनीति में जातिवाद के अत्यधिक प्रभाव है। देखें, पहला पॉइंट आप डालेंगे, उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से। भारत में जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उस जाति के वोट मिल जाए। दूसरा, सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देना। सरकार का गठन करते समय राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। तीसरा पॉइंट, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश। राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों और को कुछ जातियों के मददगार और
व प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। भारत में जाति के अंदर राजनीति, पहले तो हमने बात करी कि राजनीति के अंदर जाति, अब देखें जाति के अंदर राजनीति, अर्थात भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है। यथा आप पॉइंट बना सकते हैं, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। तीसरा, एक ही जाति या समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हैं। आगे देखें आप, 20वां प्रश्न आपको दिया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संबद्ध बनाने वाले कारक बताइए, संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो देखें आप, वैश्वीकरण, सबसे पहले तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का उनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी व्यापार अवरोधक हटा लिए जाते हैं, जिससे पूंजी व श्रम का स्वतंत्र रूप से आवागमन होता है। प्रत्येक विदेशी निवेश बढ़ता है, आयात निर्यात में वृद्धि होती है तथा उत्पादन व उत्पादकता का स्तर बढ़ता है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, पहला कारक आप लिखेंगे परिवहन उद्योगी में उन्नति। पिछले 50 वर्षों में परिवहन उद्योगिकी में उन्नति के परिणाम स्वरूप लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति से लागत कम आने लगी है। जैसे कंटेनरों द्वारा सामान भेजने से माल जल्दी और कम लागत में पहुंचाया ठीक है पहुंचता है। दूसरा पॉइंट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाएं भेजने में सुविधाओं के परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण को अत्यधिक सहायता मिली है। उदाहरणतः लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित समाचार पत्र की डिजाइनिंग व छपाई दिल्ली में होने के पश्चात पत्रिकाएं वायु मार्ग से लंदन जाती है। पैसे का भुगतान ई बैंकिंग द्वारा किया जाता है। आगे देखें आप, अब आपको खंड द दे रखा है, उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। 21वां और 22वां दो निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वो 4-4 अंक के रहेंगे प्रत्येक प्रश्न। तो देखें आप, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बैठे हुए थे? तो देखें आप, बटे हुए थे, सॉरी। विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? तो आपको इसका उत्तर देना है। तो ये देखें आप, विभिन्न राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये नेता विशेष राजनीतिक अधिकारों तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर अपने समर्थकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। ऐसे नेताओं में प्रमुख रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है, एवं मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। डॉक्टर अम्बेडकर भारत के दलित वर्गों का तथा मोहम्मद अली जिन्ना उनके मुसलमान सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग निर्वाचन की बात कही थी, तो कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था। लेकिन कुछ नेताओं का मानना था कि दलितों की सामाजिक अपगनता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग अपनी इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, बशर्ते मुसलमानों को केंद्रीय सभा में सीटों का आरक्षण दिया जाए तथा मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में मुसलमान को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके विपरीत गांधी जी इन नेताओं की मांग से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने आमरण अनशन किया, ठीक है, आमरण अनशन किया था। किन्होंने किया था आमरण अनशन? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि वो निर्वाचित क्षेत्र, जो पृथक निर्वाचित क्षेत्र है, उससे सहमत नहीं थे, ठीक है ना।
तो इस वजह से उन्होंने ये अनशन किया था, आमरण अनशन। यही कारण था कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर बटे हुए थे। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि पृथक निर्वाचन को लेकर भारतीय नेताओं में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस पृथक निर्वाचन के खिलाफ थी, जबकि दलित और मुस्लिम इसके पक्ष में थे। आगे देखें आप, इसका अथवा वाला प्रश्न है जिसका भी हम उत्तर बताएंगे आपको। तो देखें, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया। तो देखें आप, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन का देहात तक फैलना। महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। याद रखें, महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी का मत था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। इसी संयोग के कारण अंग्रेजों का शासन चल पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन धड़ हो जाएगा और स्वशासन की स्थापना हो जाएगी, खुद के स्वशासन की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए आप, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से विदेशी माल का बहिष्कार किया। ठीक है, असहयोग जताया उन्होंने विदेशी माल के प्रति, तो उसका बहिष्कार किया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया तथा विदेशी वस्तुओं को होली जलाई गई। ठीक है, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा उनके शिक्षकों ने त्याग पत्र सौंप दिए। मद्रास के अतिरिक्त अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़कर देहात में भी फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में किसान विद्रोह का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों व जमींदारों के विरुद्ध था। ये लोग अवध के किसानों से अधिक लगान व अन्य प्रकार के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को जमींदारों के खेतों पर बेगार अर्थात बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना पड़ता था। एक पट्टेदार के रूप में किसानों के पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से बदखल कर दिया जाता था। ठीक है, बेदखल कर दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। अतः यहाँ के किसान असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। उनको लगता था कि गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने से उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने उनके गांवों का दौरा कर किसानों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास किया। 1921 में जब असहयोग आंदोलन देहात में बहुत अधिक फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। आंध्र प्रदेश की कुडेम पहाड़ियों में फैले आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के को प्रेरित किया। इस तरह देहात में असहयोग आंदोलन फैला। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है, संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। 4 अंक का प्रश्न है ये भी। संघवाद सबसे पहले आपको बताना है, तो संघवाद आप पॉइंट डालेंगे। संघवाद सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण एवं उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकार होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। उदाहरण भारत। ठीक है, आगे देखिए, संघवाद सरकार कौन सी, भारत भी है। तो संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं आप बता सकते हैं पॉइंट बनाकर। तो देखें आप, सरकार के 2 या अधिक स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के मध्य बढ़ जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है एवं दूसरी सरकार राज्य स्तर की होती है। भारत में सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, एक नागरिक समूह, अलग अलग अधिकार।
एक नागरिक समूह और अलग अलग अधिकार। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सेवाएं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं सुदृढ़ संविधान। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार स्वयं अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों, केंद्र व राज्य की सहमति से ही हो सकती है। अगला पॉइंट आपको देना है चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकार की गारंटी एवं सुरक्षा देती है। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे दोहरे उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और एवं उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान करना। आप इसमें छठा पॉइंट लिखेंगे न्यायालयों के सर्वोच्च अधिकार। न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। सातवां है वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के विभिन्न भिन्न भिन्न स्रोत निर्धारित हैं। इसका अथवा वाला प्रश्न आप देखें, स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इनके गठन की प्रक्रिया बताइए। तो स्थानीय शासन व्यवस्था के स्तर, भारत के गांवों में स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था के पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय है। तो उसके तीन स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत के शहरों में विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जैसी संस्थाओं में जनसंख्या के अनुसार विभाजित है। यह व्यवस्था भी त्रिस्तरीय है। छोटे कस्बे व नगरों में नगर पालिका, मध्य नगरों में नगर परिषद और बड़े शहरों में नगर निगम। ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था, पहला पॉइंट डालेंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव या गांव समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ये एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। दूसरा पॉइंट खंड स्तर पर पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। किसी जिले की समस्त पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ये पंचायती राज्य की सर्वोच्च संस्था है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के उस जिले से लोकसभा व राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं शहरों में भी कार्य करती है। शहरों में जनसंख्या के आधार पर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का गठन किया जाता है। इन संस्थाओं का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद में संभावित एवं नगर निगम में उन्हें मेयर, महापौर कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर देखें आप। 23वां प्रश्न आपको दिया है, 4 अंक का है। इसमें आपको भारत का रेखा मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको इनको अंकित करना है। ठीक है, तो बड़ोदरा, रावत भाटा, तूतीकोरिन और गांधीनगर। और इसका अथवा वाला अगर आप करेंगे तो ये आपको करना होगा ब्यावर, अमरकंटक, सुंदरगढ़ और तुमकुरु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत का रेखांकित आपके नक्शा है। तो रावत भाटा यहाँ पे आ जाएगा, गांधीनगर और बदौड़
बड़ोदरा यहाँ पे आ जाएगा, और तूतीकोरिन यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। और अस्काथवा वाला अगर आप करेंगे तो ब्यावर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ब्यावर है ना, ब्यावर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे सुंदरगढ़ आ जाएगा, और यहाँ पे अमरकंटक आ जाएगा। ठीक है, ये अमरकंटक, ये सुंदरगढ़, और ये तुमकुरु। तो ये हमने आपको पूरा सॉल्यूशन सामाजिक के पेपर का बता दिया है। अगर आपको दूसरे विषय का भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।